हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी यानी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ, जिसमें हम आपको आज लेसन नंबर 11 के बारे में बताएंगे। लेसन नंबर 11 का नाम है समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर का नाम है, जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे समलंब। सबसे पहले समलंब में कुछ जानेंगे क्वेश्चन के बारे में, वृत्त की परिधि में जानेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, और व्यास के उसके में संबंध जानेंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं चैप्टर का नाम, और बस कुछ ही क्वेश्चन बचे, कुछ चैप्टर ही बचे हैं। बाकी आपका धीरे धीरे सिलेबस हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। तो एक चीज ये जानने की आपको सबसे पहले जरूरत है, इसमें समलंब होते क्या है। ठीक है ना। देखिए, एक भुजा ऐसे है और दूसरी भुजा यहां से यहां तक। ये यहां से यहां मिला दीजिए और इसके बाद इसको यहां से यहां मिला दीजिए। ठीक है ना। अब यहां नाम रख दीजिए ए बी सी डी। यह भुजा इसके समांतर है, यह भुजा इसके समांतर है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम कहें कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां लिख रहे हैं ना, समलंब समलंब का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई, यहां लिखा जाएगा समांतर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और फिर गुणे। गुणे क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, फिर गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। एक बार ये ध्यान दीजिए आप लोग, समांतर भुजाओं का योग, गुणे क्या हो जाएगी, ऊंचाई। यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए, ठीक है। इसी पे हम एक क्वेश्चन सबसे पहले आरंभ कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे लगते हैं, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, फिर हम 1 मिनट में आए। चलिए, क्वेश्चन इसको हम मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना। फार्मूला, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, और फिर क्या होता है, और गुणे क्या होता है, यच होता है। ठीक है ना। उसी पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लगाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समलंब की समांतर भुजाएं, यहां हम लिख रहे हैं ना, समलंब समलंब की समांतर भुजाएं, कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं 30 और 16 मीटर है। कह रहा है 30 और 16 मीटर है। ठीक। कह रहा है उनके मध्य की दूरी और उनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी 12 मीटर है। 1 मिनट, 12 मीटर है। तो तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन हमने लिख दिया। क्वेश्चन में यही है कि एक समलंब है, उसकी समांतर भुजाएं उसकी समांतर भुजाएं फलाने फलाने दी गई हैं। ठीक है ना। कह रहा है और उनकी जो मध्य की जो दूरी है, वह 12 मीटर दी गई है।
फिर पूछ रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताएं कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा, जो इसकी जो समांतर भुजा होगी, आप कुछ भी मान लीजिएगा ना, जैसे x1 प्लस x2, समांतर भुजाओं का योग, फिर गुणे ऊंचाई यानी कि h हो जाएगा। अब 1/2 लगेगा, समांतर भुजा एक तो 30 है, एक लिखेंगे 30 प्लस एक लिखेंगे 16 और ऊंचाई में लिखेंगे हम कितना 12। पहले देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक। अब इसके बाद देखिए 1/2, फिर गुणे इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 46, फिर गुणे 12। ठीक है, 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, गुणा कर लीजिए, 12 3 36 के 6 हासिल 3 और 12 दूनी 24, 24 3 27। यह क्षेत्रफल है यानी कि मीटर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो फिर कहाँ से नहीं आया। ठीक है ना, चेक कर लिए। हम यहाँ से हट जा रहे हैं, थोड़ा सा नोट करिए जल्दी से। चलिए, हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आएगा, आप खाली ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि समलंब, किसी समलंब की समान समलंब की भुजाएं क्रमशः हैं। कह रहे किसी किसी समलंब समलंब कह रहे किसी समलंब की भुजाएं भुजाएं क्रमशः, कह रहे कि समलंब की भुजाएं क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है। 6 और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, दो आपको कंफर्म हो गया। कितने हैं? 6 और 8 सेंटीमीटर है। कोई समस्या यहाँ तक? कह रहा है तथा उनके मध्य की दूरी, तथा उनके मध्य की दूरी मध्य की दूरी 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। तो समलंब का समलंब का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। एक बार आप चेक करिए, आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। कह रहे हैं किसी समलंब की भुजाएं क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर हैं और उनके जो मध्य की भी दूरी है वह 6 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है उनका क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। एक मिनट, समांतर समांतर भुजाओं समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग, फिर गुणे ऊंचाई हो जाएगी। देखिए 1/2 समांतर भुजा आपको 6 और 8 मिली, 8 यानी कि 6 प्लस कितना हो जाएगा 8, फिर गुणे h, ऊंचाई कितना आपकी 6 है। फिर यहाँ से देखिए 1/2, फिर 8 और 6 14, फिर गुणे 6, फिर देखिए इसको काट देंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 और 6 कितना हो जाएगा 42। 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देखिए आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, नोट करिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा।
चलिए, हो गया होगा, मिटाएं इसको, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि समलंब की समांतर भुजा, क्वेश्चन नंबर 3। समलंब की समांतर भुजा 15 और 8 मीटर है। 15 और 8 मीटर है। ठीक, एक मिनट। कह रहे 15 और 8 मीटर है, तथा उनके मध्य की दूरी, कह रहा तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी 12 मीटर है। 12 मीटर है। तो समलंब का, तो समलंब का, तो समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि दो भुजा दे दी गई और एक उनकी ऊंचाई दे दी गई। कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है। कौन सा फार्मूला पढ़ाया है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, यही कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको एक बार और करके बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपका है 1/2 गुणे B1 प्लस B2 और गुणे एच। फिर देखिए, यहां से हो जाएगा 1/2, फिर गुणे B1 का मान है 15 और प्लस 8। फिर हम क्या करेंगे, 12 यहाँ लिख लेंगे, गुणे 12। 1/2 गुणे 15 में 8 जोड़ेंगे, 15 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 23। फिर गुणे 12, काट दीजिए 2 से, 6 बार में कट जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 14, 148 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए कहीं, एक मिनट। 6 त्रिक 18 के 8 हासिल, एक हो गया, 12 और 1 13, यहाँ सॉरी 13 चाहिए था। आप चेक करिए, ठीक है ना, गलती कहीं नहीं, नोट करिए एक बार। चलिए, हो गया होगा, अगले क्वेश्चन पे मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, क्वेश्चन नंबर 4, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, कह रहे हैं ए बी सी डी में बी सी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी तथा ए डी परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ए डी परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ये कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू डी सी,
बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि सम चतुर्भुज ए बी सी डी का सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन हमको HW में लगा के और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ये होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिए, वेट। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टॉपिक चेंज करते हैं। वृत्त के परिधि एवं व्यास में संबंध। वृत्त की परिधि परिधि एवं व्यास में संबंध। कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। जो आपको एक चीज पता होगा, फार्मूला हम लोग जब लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 पाई r लिखते हैं। ऐसे लिखते ना, देखिए यहाँ पे अभी मिटा देंगे। 2 पाई r ऐसे लिखते हैं। अच्छा हमको बताइए, अगर हम पाई अलग कर लेते हैं और टू आर अलग कर लेते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है ना। तो 2r यानी कि हम लिख सकते हैं वृत्त की जो परिधि होता है वह होता है 2 पाई r। ये तो होता ही है, ठीक है ना, ये होता है। अगर हम जो है वृत्त की परिधि में और लिखना चाहें, वृत्त की जो परिधि में हम कुछ और लिखना चाहें, अगर हम कह दें कि पाई गुणे व्यास, कह दें अगर हम पाई गुणे व्यास, तो आपको पता है यहाँ हो जाएगा पाई गुणे व्यास का मतलब d। और एक चीज आपको पता है, पाई d इज इक्वल टू 2r होता है। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 पाई r, यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है वह 2 पाई r होती है। वृत्त की परिधि और व्यास में आपको संबंध आ गया होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध कहते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा सा आगे बता दें। देखिए यहाँ से यहाँ देख ली कर ले। हाँ, आपको पता है कि C इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। तो R इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए R इज इक्वल टू अगर हम करेंगे, ठीक है ना, R इज इक्वल टू, तो C अपान 2 पाई कर सकते हैं। ये वाला ऐसे कर देते हैं, ठीक। बाकी ये वाला अलग से है फार्मूला, और ये वाला भी क्या है? अलग है। और ये वाला भी अपने आप में क्या है? अलग ही है, ठीक। इतने फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए हैं तो उतार लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। नोट करिए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए मिटा दे इसको, मिटा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या
यहाँ लिखते हैं ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है, एक क्वेश्चन में पहला है ना, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की परिधि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की क्या हमको ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए, हम परिधि निकालने के लिए एक चीज हमको आप पता होना चाहिए। हमको दिया है r इज इक्वल टू दिया है 31 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे परिधि बराबर, क्या होता है, 2 पाई r होता है। क्या निकालना है, परिधि हमको निकालना है 2 गुणे 22/7। त्रिज्या आपको दिया गया है 31। कोई किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 22 × 62/7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 22 दूना 44 के 4 हाथ से 4 हो जाएगा। 22 × 6 = 132, 132 में 4 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, और बट्टे में 7। अगर हम सही हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव माफ कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरा सिंप्लीफिकेशन सही है तो सही है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा, बाकी नोट डाउन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। ठीक, 22 दूना 44, 4 कैरी 4, 22 × 6 = 132, 32×4 = 36। डन। ठीक, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा मिटा देना। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधियां यहाँ दी गई है। यहाँ हो जाएगा कितना, एक मिनट थोड़ा सा, अब सही है ना। 31.4 बराबर 2 गुणे, जो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है। तो हम रख लेते हैं 3 चलिए 22/7 गुणे r कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं ना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी। देखिए, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक, और मल्टीप्लाई r हो जाएगा। फिर r इज इक्वल टू
एक मिनट थोड़ा सा, r इज इक्वल टू 314 अपान 3.14 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। एक बार चेक करिए और सुनिएगा ना। हम करने के लिए, डी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवे करेंगे, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा एक लाइन हम बढ़ा के लिख देते हैं, डी इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा 10। और ये किस में दिया है? सेंटीमीटर में। यह सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ ही रहा होगा ना? नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा ना, कहाँ से आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझाने के लिए। बाकी अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा समझ लीजिएगा। उतारिए इसको जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 पे। हो गया, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे कि राकेश को दौड़ने के लिए कह रहे राकेश को दौड़े दौड़ने के लिए एक एक वृत्ताकार एक वृत्ताकार पथ बनवाना है। पथ बनवाना है, ठीक। एक चक्कर में, ताकि एक चक्कर में 220 मीटर की दौड़ पूर्ण हो। की दौड़ कह रहा कि दौड़ पूर्ण हो जाए, हो जाए। फिर कह रहा पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में समय लग रहा है मुझे, बाकी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पथ का व्यास निकालना है, तो हमको एक चीज पता है, व्यास। हमको फार्मूला क्या पता है? व्यास, जो व्यास होता है, देखिए व्यास, अभी फार्मूला आपको पता था ना यहाँ पे, जैसे क्या था? परिधि। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास था। पाई गुणे क्या था? व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? परिधि। परिधि बट्टे में क्या हो जाएगा? पाई। एक बार चेक करिए क्या मेरा सही है? सही है, फार्मूला सही है। फिर लिखेंगे व्यास को हम डी से डिनोट कर देते हैं। परिधि आपको दिया है 220, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको डी बराबर कितना मिलना चाहिए? ये देखिए ऊपर चला जाएगा, 220 गुणे 7 बटे में 22, कट गया, 10 बचा यहाँ पे, ठीक। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 70। किसमें? 70 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक।
ये आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा हमको आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। उतारिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। उतार लीजिए। चलिए, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रोलर का व्यास, एक रोलर होता है ना, रोलर का व्यास, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है। और लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। तो बताइए 50 चक्कर में, तो बताइए 50 चक्कर में तो बताइए 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। कितने वर्ग मीटर चलेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार आप लगाइए, फिर बताइए कि हमको, आपको समझ में कहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। लगाइए। हो गया, लग गया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको दिया क्या क्या है वो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जो दिया है, फिर आर बराबर हमको कितना दिया गया है, आर नहीं दिया, डी दिया है। डी बराबर 70, तो आर बराबर भी कितना हो जाएगा, इसका आधा 35 सेंटीमीटर। और कह रहा है यल, यल बराबर हो जाएगा 2 मीटर है, तो यल बराबर 0 यल बराबर 0 अच्छा, सेंटीमीटर में बदल देना, 0 ना करें। हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। यल की वैल्यू आ गई। और किसकी वैल्यू है, सबको मीटर में बदल दिया जाए। अगर हम सबको मीटर में बदल रहे हैं तो यह हो जाएगा 0.35 मीटर, और यह हो जाएगा 0 सॉरी, इसका 2 मीटर रहेगा ही ना, वही जो दिया वही रहेगा, 2 मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। फार्मूला लगा दीजिए। देखिए, हो जाएगा 22/7 गुणे, 22/7 गुणे 0.70। इसको हमने क्या किया, मीटर में बदल दिया, डायमीटर को। फिर क्या किया, फिर गुणे 22, इतना आपको समझ में आया। फिर गुणे 0.10, ठीक है। 0 कितना हो गया, 10, ठीक। अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2.2, 2.2, यह 2.2 वर्ग मीटर है ना। फिर कह रहा है 50 चक्कर की बात कर रहा है, 2.2 गुणे 50। तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, 22 बच्चे 110, ठीक। एक बच्चा करिए,
यहाँ 0 और 10.1 अंक बाद लग गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, देख लीजिए पहले। चलिए, हो गया होगा, अगले वाले पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, चित्र बना लेते हैं इसका। सबसे पहले कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, केंद्र पर जीवा कितना मीटर लंबा है? कह रहे 16 मीटर लंबी है। चित्र बन गया ऐसे। ठीक, कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, ऐसे। फिर कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार चेक करिए, चित्र ऐसे ही बनेगा ना आपका। देखिए, यहाँ से कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ ए, ओ, बी, यहाँ सी, फिर इसी दूरी की आपको मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, इसको आप एक काम करिएगा, ऐसे पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिएगा। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको आप आई थिंक लगा लेंगे, समझा है? ठीक है, इसको आप लगा लेंगे। लगाने के बाद जितना भी होगा सब आप हमको एक बार रिवीजन करके हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आया और कहाँ पे नहीं आया है। ठीक है ना, तो हम लोग अगले में लेसन नंबर 12 की बात करेंगे। अभी लेसन नंबर इतने पे ही आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगला लेसन वृत्त का क्षेत्रफल है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से तक देख लीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, थैंक यू।